वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम शुरू करने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल को हम एक बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक चलने वाले हैं। तो आज भारत के भूगोल में ही एक जो सबसे शुरू का टॉपिक होता है जिसका नाम है भारत का परिचय। और भारत के परिचय में हम शुरू कैसे करेंगे कि भारत कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति एवं अवस्थिति की बात करते हुए इसको पूरा हम पढ़ने वाले हैं क्रमवार। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको हेडिंग सही लग गया होगा कि भारत की अवस्थिति और उसका विस्तार, कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अर्थात जो भारत पृथ्वी पर स्थित है, पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में, कि पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में है, ये जानेंगे। और दरअसल ये गोलार्ध होते क्या हैं ये भी हम लोग एकदम जानने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपको पता है कि भारत की अवस्थिति कहां पर है, विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट कहां है, ये उत्तरी अक्षांश पर है। और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब आपको ये लग गया होगा ना ये अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, तो आप देखते हैं। शुरू करते चलिए, हम लोग इस पेज में समझेंगे अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, अक्षांश, ठीक है। और हम एक बात और किए देशांतर की। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर। देशांतर, ठीक है। चलिए, जो अक्षांश होता है उसको बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। लेटीट्यूड। और जो देशांतर होता है, अक्षांश को बोलते हैं लेटीट्यूड, और जो देशांतर होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है तो देखते हैं। ये क्या है? ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। जो गोला हमने खींचा है ये क्या है? पृथ्वी। दरअसल इसके बीच में एक हम रेखा डाल दी है 0 डिग्री की। ये जो 0 डिग्री की रेखा है इसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इक्वेटर। कोई दिक्कत समझ आई? देखो, 0 डिग्री क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा, या 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यह 0 डिग्री से अर्थात बीचों बीच से होकर जाती है। और इसको भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि भू मीन्स पृथ्वी, मध्य मीन्स मध्य में, अर्थात पृथ्वी के जो मध्य से रेखा जाती है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और जो अक्षांश रेखाएं हैं ये सब क्या है? जब ये एक वृत्त का निर्माण करते हैं। क्या करती है? क्या कहते हैं? ये एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। आप देख रहे हैं, चलिए, और आप देखे होंगे ये कुछ, ये जैसे ये एक रेखा हम बना दिए, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये वाली रेखा 23.5 डिग्री साउथ की। ठीक, आप देखें कि हम एक रेखा खींच लिए ये 0 डिग्री की। जो 0 डिग्री की ये रेखा है जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, अर्थात हम एक गोला था हमारे पास। क्या था? एक गोला था। एक गोले को हमने 2 भागों में बांट दिया। गोला था हमारे पास, गोले को 2 भागों में बांट दिया। तो ऊपर वाले गोले को क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं।
ठीक है। नीचे वाले क्या बोलते हैं, दक्षिण बोल देते हैं। लेकिन क्योंकि गोले का आधा भाग है ना, तो ऊपर वाले बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अर्थात जो गोला था, गोलक दो भागों में बांट दिया, 0 डिग्री में रेखा डाल दी है, दो भागों में बांट दिया। उत्तर वाले को बोल दिया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले को बोल दिए दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात जो हम लोग बांटते हैं ना रेखा, अब देखो आपको पता होगा ये रेखाएं, क्यों समझने के लिए बता रहा हूं, किताब में नहीं मिलने वाला। ठीक है। ये दो रेखाएं आपको पता है ये लेटी लेटी नजर आ रही हैं। कैसी नजर आ रही है, लेटी लेटी। जो रेखाएं को लेटी लेटी नजर आ रही, इन्हीं को बोलते हैं हमको लेटीट्यूड, अर्थात अक्षांश रेखाएं। समझ में आ गई बात। जो लेटी लेटी हमको रेखाएं नजर आ रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, अर्थात अक्षांश रेखाएं। दरअसल जो अक्षांश रेखा, देखो अब देखेंगे ये टोटली क्या बनाती है, एक वृत्त का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, एक वृत्त का निर्माण करती हैं जो अक्षांश। तो अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है आपको पता है। ये 0 डिग्री से नॉर्थ पर 90, साउथ नॉर्थ में 90, साउथ में 90, नॉर्थ में, अर्थात 90 प्लस 90 और प्लस ये विषुवत रेखा वाली एक, तो कितने टोटल। यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, टोटल अक्षांश रेखाएं होती हैं 181, अर्थात 181 होती हैं। जैसे आपको पता है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो महज क्या है, एक बिंदु है, अर्थात इनकी कोई लंबाई नहीं होती, अर्थात क्या है, महज क्या है, बिंदु है। इसलिए कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कितनी अक्षांश रेखाएं जिनकी कुछ लंबाई है, अर्थात वो वृत्त का निर्माण करती हैं, तो कितनी रेखाएं हैं, ये 90 डिग्री साउथ पोल और 90 डिग्री नॉर्थ पोल को माइनस कर देंगे, अर्थात 181 माइनस 2 इक्वल टू 179, अर्थात 179 ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर वृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई होंगी। ठीक। अब बात आती है अक्षांश रेखाओं में जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, इस 23.5 डिग्री की जो नॉर्थ की अक्षांश रेखा है, इसी को बोल देते हैं क्या, यह है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा। अब जो 23.5 डिग्री की दक्षिण की अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा। अभी कर्क और मकर रेखा को लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। और इसमें कितने राज्यों से वह गुजरती है, ये हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग देशांतर की बात, मोटा मोटा बात कर रहे हैं देशांतर। चलिए देशांतर क्या होता है, देखिए लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। देखिए ये 0 डिग्री नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अर्थात नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, उन्हीं को बोल देते हैं देशांतर रेखा। और ये जो देशांतर रेखा है, ये बीच वाली, यही है 0 डिग्री की देशांतर, 0 डिग्री की देशांतर रेखा, 0 डिग्री की देशांतर रेखा। इसी बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन कहां से निकलती है, ये निकलती है लंदन के ग्रीनविच शहर से। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा पेज लेते, बहुत जरा नहीं गंदा हो जाएगा ना, दूसरा पेज ले लेते। चलिए यहां पर समझा दे रहे हैं आपको। चलिए ये 0 डिग्री की, यह है विषुवत रेखा। ठीक है। और यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा एक ये आ गई, ये देखिए नॉर्थ पोल को हम साउथ पोल से मिला रहे हैं, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक। चलो अब ये बन गया। दरअसल देख रहे हैं ये 0 डिग्री की, क्या बोलो,
ये 0 डिग्री की 0 डिग्री कौन है? देशांतर, देशांतर रेखा। इसी को हम बोलते देते हैं मुख्य याम्युत्तर रेखा। इसी को बोल देते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन, जो ग्रीनविच शहर से निकलती है। ठीक है, अब देखिए ये 0 डिग्री से इधर पूर्व जो साइड है, ये पूर्वी साइड है ना, इसी बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। इधर वाले बोल देते हैं ये पश्चिमी गोलार्ध। आप देखें ना कि जब हम अक्षांश डिवाइड कर रहे थे तो अक्षांश में हमने समझा कि वहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हो रहे थे। ठीक है, अर्थात जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी वह उत्तर और दक्षिण के फॉर्म में होंगी। ठीक है, अर्थात विषुवत रेखा उत्तर वाली तो उत्तरी अक्षांश वाली रेखाएं होंगी, विषुवत रेखा दक्षिण वाली रेखाएं दक्षिणी अक्षांश की रेखाएं होंगी। अब जब हम देशांतर की बात करते हैं, देशांतर में साउथ नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, तो हम लोग इसमें पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की बात करते हैं। अर्थात जो भी देशांतर रेखाएं होंगी वो पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा के रूप में डिनोट किया जाएगा। ठीक है, ये बात। और ये कितनी होती है रेखाएं बता दे रहे हैं। देशांतर रेखा तो समझ गए कि कितनी थी, टोटल 181, और जो वृत्त बनाती है वो है 179। लेकिन अब जो रेखाएं हैं देशांतर, जो देशांतर रेखाएं टोटल है कितनी, देखो 181 पूर्व में और 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में है। ठीक है, तो अर्थात 300 कितनी, 360, टोटल 360 रेखाएं होती हैं। आप कहेंगे सर जी ये 0 डिग्री का आपने उस बार गिना था तो 361 होना चाहिए। नहीं, आपको पता है कि देखो पृथ्वी है गोल, पृथ्वी क्या है, गोल। जो 180 वाली जो देशांतर रेखा है, पूर्वी और पश्चिमी 180 वाली जो देशांतर रेखा है वो दरअसल क्या है, घूम के एक ही हो जाती है। क्या हो जाती है, एक ही रेखा है। अर्थात ये वाली पूर्वी देशांतर और ये वाली रेखा एक ही रेखा। इस वजह से हम लोग 180 डिग्री की देशांतर रेखा को, देशांतर रेखा क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम बात कर रहे थे 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट ये भारत का अक्षांश है। तो कैसे देखते हैं, देखिए ये है भारत का मैप। ठीक, चलिए बन गया भारत का मैप। देखिए अब देखिए हम देखेंगे अक्षांश रेखा ऐसे चल रही थी। ठीक है, अक्षांश रेखा ऐसे चल रही थी, ये अक्षांश रेखा है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा जो भारत का विस्तार है। और देशांतर में कितना विस्तार है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर या 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा पूर्वी देशांतर है। जब देशांतर की बात करेंगे ये क्या है, ये पश्चिम पूर्व में, क्योंकि 0 डिग्री की ये है, 0 डिग्री की जो भी पूर्व में होगा तो सभी पूर्वी देशांतर। तो भारत कहाँ है, पूर्वी देशांतर पर है। अब पूरे कंक्लूड कर दे रहे हैं। तो भारत की एक्चुअल लोकेशन क्या है, भारत की एक्चुअल लोकेशन है वह है उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर। अर्थात
उत्तर क्यों? उत्तर में उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है। और पूर्वी क्यों? क्योंकि पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक पॉइंट को देख लेते हैं स्लाइड के माध्यम से। ये बात जो मैं आपको समझाई, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि कोई चीज आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमको, ठीक है। तो अक्षांश देशांतर आपको समझ में आ गई ना बात। चलिए तो शुरू करते हैं कि भारत की जो अवस्थिति समझ गए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है? उत्तरी अक्षांश पर है। और जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाली खाड़ी एवं पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और अरब सागर है, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। और अब जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4%। पूरे विश्व का कितना है? 2.4% है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा है? 7वां। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पर चीन है। लेकिन हाँ, कुछ आंकड़े आ रहे हैं, इसमें जब एक्चुअल में जनगणना आ जाएगी तभी हम बात करें कि भारत पहले नंबर पर बनने वाला है कि नहीं है। क्या आंकड़े हैं वो बात की बात है, लेकिन जो अभी तक के आंकड़े हैं वो अभी सेकंड नंबर पर ही मानिए, ठीक है। चीन के बाद क्या है? दूसरा स्थान भारत का है। अब कभी आपको याद करना पड़ जाए सर जी हमको याद नहीं होते 7 देश, तो देख लीजिए एक छोटा सा ट्रिक है। क्या है? रू का ची यू बाई, ठीक। ये याद कर लीजिए, रू का ची यू बाई, अर्थात रू से रूस, सी से का से कनाडा, सी ची से चीन या चाइना, यू से यूएसए अर्थात अमेरिका, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई से इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। ये याद कर लीजिए, तो ये 60 फॉर्म में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये देख लिए, ये है पूरे विश्व का मैप, ठीक। चलिए देखिए पूरे विश्व का मैप देखिए। अभी हम बात कर रहे थे कि हिंद महासागर कहाँ है, प्रशांत महासागर कहाँ है, पूरे विश्व की भी बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए विश्व, यदि आप भारत का भूगोल या पूरे विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, आपको मैपिंग के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है पूरा एशिया। एशिया में हम लोग पढ़ते हैं, ये भारत है हमारा, क्या है? ये है भारत। अब हम भारत का भूगोल ही पढ़ रहे हैं। भारत में ये है ऑस्ट्रेलिया, क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है। देखिए अभी हम बात किया है कि हिंद महासागर के पश्चिम में अरब सागर, अर्थात ये जो है ना, ये है अरब सागर, ये है अरब सागर। और पूर्व में यह है बंगाली खाड़ी, क्या है? बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, ठीक है। अभी हम 7 देशों की बात किए तो उनको भी यहां देख लेते हैं। देखो पहला है रूस, तो ये एशिया के ऊपर वाला है, ये रूस वाला इलाका है। नंबर 1 पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दूसरा है कनाडा, तो ये उत्तर अमेरिका में, देखो ये नीचे मैक्सिको वाला इलाका है, ये यूएसए वाला इलाका है, इसको ये कनाडा है। कनाडा है 2 नंबर पे। तीसरे नंबर पर है चाइना, तो ये इलाका है ना पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या है? ये चाइना है, ये चीन है। तो
तीसरे पर चीन आ गया, और चौथे पर क्या आएगा, ये आ गया, ये अमेरिका है, यूएसए। फिर है ब्राजील। ब्राजील का इलाका ये है, ये है ब्राजील। फिर है ऑस्ट्रेलिया, ये है पूरा ऑस्ट्रेलिया। फिर है अपना इंडिया, इंडिया है 7वें नंबर पर, ठीक है। ये 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर, भारत है 7वें नंबर पर, ठीक है। तो विश्व में भी देश देख लिए ना, कहां कहां कौन से देश है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। चलिए ठीक है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3200। अब आ गए कि भारत की उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है, कैसे हम नापते हैं, देख लीजिए। ये मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक है, ये मान, तो ये है जम्मू कश्मीर। तो ये उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है कितनी है, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर, ये बात की गई, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक। अगला, भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यहां लिख दो, पूर्वी देशांतर रेखा, और उसके पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य कितना अंतर है, लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितना, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, अर्थात लगभग नहीं, 29 डिग्री कुछ मिनट का अंतर है, ठीक है। तो हम लोग लगभग मान लेते हैं कितना, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। आपको जैसे पता है कि पृथ्वी घूमती है, रोटेट करती है ना। चलिए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जैसे कुल देशांतर कितना, 360 रेखाएं, देशांतर रेखाएं हैं। अभी बता नहीं टोटल कितनी देशांतर रेखाएं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी को 360 देशांतर घूमने में कितना लगता है टाइम, 24 घंटे लगता है, अर्थात 1440 मिनट। मैं आपको ये बात समझा दे रहा हूं, एक पेज ले लेते। देखो, पृथ्वी को आपको पता है कि 24 घंटे में घूमने पर 360 डिग्री 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है, ठीक है। अर्थात एक घंटे में पृथ्वी घूमती काट लेंगे तो क्या आ गया, 15 डिग्री आएगी। अर्थात 15 डिग्री देशांतर, अर्थात पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, एक घंटे में कितने, 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो अब मिनट में निकालेगा, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 15 डिग्री, और 15 चौको 60, अर्थात एक डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट। काट लेंगे तो एक, ये अगर 4 ना, तो यह 4 मिनट कितने लगे, एक डिग्री घूमने, अर्थात हमने लिख लिया एक डिग्री घूमने में कितना लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। आप अभी देखें कि जो ये देशांतर है लगभग कितना, 30 डिग्री का अंतर है, तो कितना टाइम का अंतर होगा, आप 4 से गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 3 चौक 12, अर्थात 120 मिनट लगेगा। कितना लगेगा टाइम, 120 मिनट टाइम लगेगा, अर्थात 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। अर्थात हमारा पूर्वी और पश्चिमी जो दोनों देशांतरों के बीच का जो टाइम है वो कितना है, लगभग 2 घंटे है। चलो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, आप लोग क्वेश्चन करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करता हूं, चलिए आपको समझ में आ जाएगी बात। चलिए, यदि ग्रीनविच पर या लंदन में, ग्रीनविच ना बोल के लंदन बोल, चलो, यदि लंदन में सुबह के 7 बजे हैं, तो सुबह के 7 बजे हैं, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजा होगा।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे बन। देखो एक चीज और सुन लीजिए, ये 0 डिग्री देशांतर, लंदन आ जाए, ग्रीनविच लाइन आ जाए, या मुख्य या उत्तर रेखा आ जाए, मतलब उसका एक ही होता है। 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर है, ठीक है। जब भी टाइम की बात करेंगे, जब भी हम पूर्वी देशांतर पर टाइम काउंट करेंगे, तो ये टाइम क्या हो, समय क्या होगा, समय बढ़ेगा। जब पश्चिमी देशांतर की बात करेंगे तो समय क्या होगा, समय घटेगा, ठीक है। चलिए एकदम सरल क्वेश्चन है। यदि लंदन में सुबह के 7 बजे है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजा होगा, ये हम दिमाग नहीं लगाना अभी। चलिए ये लंदन होता है 0 डिग्री, कितना बजा, 7 बजा है, तो 45 डिग्री, अभी पूरा भाई पश्चिम है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। 45 डिग्री जाना है या 45 डिग्री आ गए, तो कितना बजा होगा। जैसा आप बताया कि 1 डिग्री जाने में कितना लगता है, लगता है वो कितना, 4 मिनट, तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट है। तो 45 डिग्री 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पंचों को 20, 16 दो 18, अर्थात 180 मिनट। 180 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लिए, 180 बटे 60 कर लीजिए, तो 36 का 18, अर्थात 3 घंटे टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 3 घंटे। हमको कितना आ गया, 3 घंटे। अब 3 घंटे जुड़ेगा या घटेगा, अब पता करेंगे पूर्वी देशांतर पर। अब आपको पता है पूर्वी देशांतर पर जाने में टाइम क्या होता है, बढ़ता है, तो 7 बजा है, 3 और जोड़ दे, कितना है, सुबह कितना बजा होगा, सुबह के 10 बजा होगा। यही पश्चिम की बात पूछ लेता कि पश्चिमी देशांतर पर कितना बजा हो, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो होगा 7 में 3 घटा देंगे, अर्थात 4, सुबह के 4 बजा होगा, सुबह के 4 बजे होंगे। आ गई बात समझ में ना, ऐसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 45 है, 15 थी 45 ना, 15 डिग्री 1 घंटे में 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 थी 45, अर्थात 3 घंटे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए ये आ गई बात। चलिए तो पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर को पार करती है, इसलिए भारत के पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी पूर्वी देशांतर से पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक घूमने पृथ्वी को कितना, लगभग 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। अरुणाचल प्रदेश हुआ गुजरात के मध्य लगभग कितना है, 2 घंटे का अंतर, यही बात है। ये है 68 डिग्री, ये गुजरात का टाइम है, देशांतर है, और ये है अरुणाचल प्रदेश का, तो दोनों का अंतर कितना है, लगभग लगभग 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे का अंतर। इसीलिए जो मुख्य यामोत्तर रेखा, जो भारत का जो मानक समय रेखा है, वो इसके मध्य से गुजारी गई है, जिससे टाइम का ह्रास ना हो। तो हम ये बात करने वाले हैं। चलिए हाँ देख लीजिए, ये मैप है, देखो ये देखो, ये कश्मीर वाला इलाका है, ठीक है। अब मैं यहीं पर आपको पूर्वी पश्चिमी बिंदु बता दे रहा हूं, देखिए ये पूरा से पश्चिम कितना, 2933 किलोमीटर बताया अभी, उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की ये लिखा हुआ, ये 3214 किलोमीटर आप बताए मैंने, ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये पूरा मैप है, और ये उत्तरी बिंदु है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। चलिए ये पूरा मैप आप देख लीजिए, है बांग्लादेश भूटान, ये जो आप पता होगा, ये है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, गुजरात के बीच, गुजरात के बीच कितना टाइम का अंतर है, ये है 2 घंटे का अंतर। और ये देखिए, हाँ ये है भारत का मानक समय रेखा, भारत की क्या है, भारत की मानक समय रेखा है, जो 82.82 डिग्री है। कहां गुजरती है, देखो ये यूपी है, अभी बात करेंगे, फिर ये एमपी है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, ये ये उड़ीसा है, ये है आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये पूरे ये मानक समय रेखा,
चलिए बात करते हैं इसकी। विश्व में अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों के में मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है। जो मध्य से रेखा गुजरती है क्या कौन सी है? ये मानक समय रेखा है। अतः वहां जो समय होगा वही पूरे देश में मानक समय क्या किया जाएगा? स्वीकार किया जाएगा। अर्थात इसीलिए भारत का हम लोग समय जो होता है एक ही होता है, क्योंकि एक हम लोग मानक रेखा खींच ले, नहीं यहाँ का यहाँ अंतर देखते तो 2 घंटे का अंतर हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए हम बीच से रेखा खींच लिए हैं, इससे सबका टाइम हम लोग एक ही मानते हैं। देखिए अंतर होता है ये, देखिए हम लोग एक ही टाइम मानते हैं। ये भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय के निर्धारण हेतु यमोत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 82.5 डिग्री यमोत्तर रेखा जो समय होगा वही पूरे देश में होगा। अर्थात जो 82.5 डिग्री का जो मुख्य यमोत्तर की रेखा गुजरती है वही पूरे भारत का समय निर्धारित करेगी। अगला है ये देखो, ठीक है, ये है 0 डिग्री की देशांतर रेखा, और ये है लंदन, ये है यहीं से गुजरती है, कई देशों से गुजरती है। चलिए गुड, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से वो गुजरती है। अभी मैंने बात की, आपको समझाया वही बात कर। तो 0 डिग्री देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5.5 घंटे का समय अंतराल होता है। अभी मैंने बताया कि समय निकालना कैसे है, आपको मैंने बताया कि 1 घंटे चलने में कितना 15 डिग्री लगता है, और 1 डिग्री चलने में लगता है कितना 4 मिनट। तो 5.5 घंटे का अंतर क्यों है? क्योंकि 82.5 डिग्री की यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 4 से आप जब में गुणा करेंगे, ठीक है, तब ये कैलकुलेट करके आगे 5.5 घंटा आएगा। मैं करके बता दे रहा हूं आपको। चलिए आपको सिंपल से इसको तोड़ लीजिए। पहले आप 15 से भाग करके तोड़ लीजिए, तो 15 पचे 75 डिग्री निकाल दीजिए। 75 डिग्री निकाल दिए, और कितना बचा? 7, हाँ 7.5 डिग्री हो बचा। जब इसको तोड़ेंगे तो 75 और 7.5 बच जाएगा, और 7.5 का मतलब क्या है? 15 बटे 2 डिग्री। तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए, 30 मिनट। और आपको पता है कि ये मैंने पूरा 15 से डिवाइड कर दिया इसको, कितना 15 पचे 75, अर्थात 5.5 घंटे करता रह जाएगा। मैंने 4 से नहीं किया, डायरेक्ट 15 वाला मैंने निकाल लिया अलग से, 4 मिनट वाला अलग से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 5.5 घंटे का अंतर आ गया। ये देखिए वही, चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसलिए भारतीय मानक समय कितना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या होगा? आगे होगा। क्योंकि मैं बताया ना, पूरब की ओर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे क्या होगा? टाइम घटेगा। यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में क्या होगा? रात के 12 बज रहे होंगे। भारतीय मानक समय 5 राज्यों से वह गुजरती है। कितने राज्यों को गुजरती है? ये 5 राज्यों से भारत का जो मानक समय है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये कौन कौन से राज्य देख लीजिए। ये राज्य हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसकी साइड क्या है? यूपी के पास क्या है? मौका है। यूपी के पास क्या है? मौका है। अर्थात यूपी से उत्तर प्रदेश होगा, एम से मध्य प्रदेश होगा, ओ से उड़ीसा होगा, सी से छत्तीसगढ़ होगा, और एस से आंध्र प्रदेश होगा। ये आपको साइड ट्रिक है जानने का, ठीक है। 82.5 डिग्री यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज के कहा निकलती है? ये नैनी से, नैनी के पास क्या? मिर्जापुर से क्या निकलती है, ठीक है। पहले पुरानी किताबों में नैनी दिया रहता था, लेकिन अब जो अपडेटेड वर्जन है वो आपको मिर्जापुर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन मिर्जापुर लगाएं। हाँ, जब मिर्जापुर ऑप्शन ना हो तभी आप नैनी लगा सकते हैं, लेकिन नैनी मिर्जापुर आंसर दोनों दिया हो तो आप मिर्जापुर ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए
अब देखते हैं, अब आते हैं हम लोग कर्क रेखा के ऊपर। चलिए, तो 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, या उसे क्या क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, जो भारत को दो बराबर भागों में क्या करती है, काटती है। भारत को दो बराबर भागों में काटती है। ये देखो, यह संपूर्ण देश को प्रायः दो कटिबंध, दक्षिण में उष्णकटिबंध एवं उत्तर में उपोष्णकटिबंध में विभाजित करती है। क्वेश्चन पूछ लेगा, जो कर्क रेखा जो है काटती, वो दो कटिबंध कौन कौन से हैं? तो दक्षिण वाला उष्णकटिबंध है और उत्तर वाला उपोष्णकटिबंध है। बंगाली खाड़ी तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से वो गुजरती है। देखिए, यह है पश्चिम बंगाल, ये वाला इलाका का है, ये पश्चिम बंगाल है, और ये है त्रिपुरा। इसके मध्य क्या है, ये रेखा गुजर रही है, ये है बांग्लादेश। बीच में कौन है, ये व्हाइट वाला है बांग्लादेश। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, एमपी में। क्वेश्चन अभी पूछ सकता है कि ना, नॉर्मली आप क्वेश्चन यही देखे होंगे अभी तक कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, इसका पूर्वी क्रम पश्चिमी क्रम दर्शाइए। लेकिन ये भी पूछ सकता है कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है। इसलिए हम लोग छोटी छोटी बारीकियों को भी हम लोग नजरअंदाज नहीं किए, कभी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो कर्क रेखा सर्वाधिक लंबाई कहाँ, एमपी में, और न्यूनतम लंबाई कहां पर है, राजस्थान में है। क्वेश्चन बनने की संभावना फुल है यहाँ पर। चलिए, कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से वो गुजरती है। जो पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। यदि आपको शॉर्ट ट्रिक जानना है तो ये देख लीजिए, गरम, छाछ, वेस्ट है, ट्राई मारो। ठीक है, देखो ये भी क्रम सेम है। जिसे गुजरात, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, सी से क्या छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, चलो, झारखंड की राजधानी जो रांची है, कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कौन सी ऐसी राजधानी, किस राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित, कौन सी है, रांची है। किसकी राजधानी, झारखंड की राजधानी। इसके अलावा दो अन्य प्रमुख शहर, गुजरात का गांधीनगर एवं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, कर्क रेखा क्या है, बिल्कुल दक्षिण के समीप स्थित, नजदीक में है, दक्षिण में, लेकिन पास से। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से जो महत्वपूर्ण शहर हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण की तरफ है लेकिन पास में है, कर्क रेखा क्या है, पास में गुजरते हैं। चलिए, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, लगभग 6100 किलोमीटर है। थोड़ी लंबाई बढ़ी थी, इसमें भारत की सीमा की कुल लंबाई, हाँ तटीय सीमा की लंबाई सही 6100 किलोमीटर, किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई इसमें जोड़ दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। चलिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका कहना मतलब क्या। देखो, ये कह रहा है जो ये लंबाई है, ये वाली तटीय सीमा है, इसकी जो लंबाई है ये है 6100 किलोमीटर। लेकिन आपको पता है यहां है, ये है लक्षद्वीप, इधर है पूरा पूरा क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि इनकी भी लंबाई को ऐड कर दिया जाए तो टोटल हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। अब बात समझ में आ गई ना। चलिए, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा है। अब तटीय सीमा नहीं, क्या स्थलीय सीमा ये वाली, ये है, ये पूरी कितनी है, ये है 15,200, याद रखना। ये है स्थलीय सीमा और 7516.6 किलोमीटर ये क्या है, ये है तटीय सीमा। तो स्थलीय सीमा, तटीय सीमा दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए,
भारत के 9 राज्य, जिनमें से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गोवा शामिल है। अर्थात जो तटीय सीमा पर ये है, ये एक बार क्वेश्चन आया था ना कि भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों से हो गुजरती है, तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। आपको याद करने को आसान है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक का थोड़ा भाग लगता है, गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं। और 5 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की सीमाएं तटरेखा से क्या हुई? लगी हुई हैं। ठीक है, चल अब क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है कौन है? वो है गुजरात। अगर आप क्वेश्चन क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरी एवं तीसरी लंबी तटीय रेखा वाले राज्य है। क्वेश्चन ये बन सकता है, निम्नलिखित राज्यों में तटीय रेखा के संदर्भ में घटते से बढ़ते क्रम में लिखिए। तो पहला गुजरात है, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु। ऐसा सीक्वेंस आप कर सकते हैं। पहला है भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। तो सबसे लंबी तट रेखा समझ लिए, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे बड़ी रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु आते हैं। ये देख लीजिए, इनकी लंबाई भी दी गई है। ये स्टेट है, तटरेखा की लंबाई कितनी है? गुजरात की लगभग कितनी? 1600 किलोमीटर सबसे अधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर तमिलनाडु की है। ठीक है, और फिर है महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा की 101 है। और यदि कभी पूछे तटरेखा में सबसे ज्यादा जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अभी आप कहेंगे सर जी आप तो बताएं कि सबसे ज्यादा तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। मैंने राज्य बात की है, ना कि यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश मैंने बात नहीं की। तो राज्य में आए तो राज्य में आप गुजरात लगाइएगा, ऑल ओवर आ जाए तो आप अंडमान निकोबार मानिएगा, यूटी आए अंडमान निकोबार मारिएगा, राज्य स्पेशल दिया हो तब आपको गुजरात मानना है। आपको पूरे नहीं याद करना तो आपको शुरू के 3 तो याद ही कर लीजिए, ये कर लीजिए, और सबसे कम वाला याद कर लीजिए और अंडमान निकोबार याद कर लीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं आपको याद करना। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखो। अब आ गए हम लोग उत्तरी दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं। चलो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, देखो जैसे ये मान लो पूरा भारत है, मान लीजिए जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। हम मुख्य भूमि वाला जो सबसे दक्षिणी बिंदु मानते हैं ये कन्याकुमारी है। जब पूछे सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये है कौन है? इसके नीचे है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। तो सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी कौन है? किविथु। सबसे पश्चिमी पॉइंट बोलते हैं तो गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। ये ऐसा आप बना सकते हैं। ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु तो वही लिखा हुआ है। चलिए, और दक्षिण उत्तरतम बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में, और सबसे पश्चिमी है गुहार मोती, जबकि सबसे पूर्वी है कि बिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, और तो सबसे दक्षिणी है देखो प्रायद्वीप का दक्षिणतम पूछे तो कन्याकुमारी, लेकिन सबसे दक्षिणतम पूछे तो है ग्रेट निकोबार में स्थित कौन है? इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये क्या होगा? ये डूब गया था। पहला पॉइंट है भारतीय प्रायद्वीप दक्षिणी
जो हिस्सा है कैसा है, ये जो आकार है कैसा है, ये त्रिभुजाकार है। देख रहे हो ये इसका आकार कैसा है, ये आकार है का त्रिभुजाकार है, जो कि दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ। अभी हम लोग बात की है, इसीलिए प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप ऐसा क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, जो तीन तरफ से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है। चलिए, प्रायद्वीप के चारों ओर कुछ अन्य सक्रिय खाड़ियां, क्रीक और चैनल विद्यमान। गुजरात के दक्षिणतम में स्थित सक्रिय समुद्र को खंभाती खाड़ी, गुजरात के पश्चिमी सक्रिय समुद्र को कच्छ की खाड़ी कहते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य क्या, ये इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी स्थित है? उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब आप कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कौन सा पॉइंट किस रेखा पर स्थित है ना, दो बिंदुओं को बीच से विभाजित करने वाली रेखा सब पूछ लेता, तो आपको एकदम मैं सरल भाषा में बताने वाला हूं। चलिए देखिए, दो द्वीपों के मध्य स्थित सक्रिय समुद्र को क्या कहा जाता है? चैनल। याद है, जो दो बिंदु हैं उनका जो सकरा इलाका होता है उसको क्या बोलते हैं? चैनल बोल देते हैं। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर किया गया है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य क्या है? 9 डिग्री चैनल है। और लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य क्या है? 10 डिग्री चैनल है। जब मैं क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले मैं सॉल्व करा रहा था आप लोगों को, तो उसमें मैंने कराया था। यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा ये सब चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चन करना तो अभी यूट्यूब में जाइए। और ये कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताते रहा करिए। चलिए, तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और देखिए, मैंने आपको थोड़ा सात्विक भी बताया था। मामी लक्ष्मी आई, अर्थात माँ से मालदीव, मी से मिनिकॉय, ये 8 डिग्री चैनल है। ठीक, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप के 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, और लिटिल अंडमान, आई से क्या है? अंडमान और निकोबार के मध्य क्या है? 10 डिग्री चैनल है। ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। ये देखो, ये है 8 डिग्री चैनल, ये है 9 डिग्री चैनल, ये है लक्षद्वीप की बात है। ठीक है, और अंडमान निकोबार है, ये 10 डिग्री चैनल है। ये अंडमान निकोबार, ये कार निकोबार है, ये 10 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो भारत के पड़ोसी देश है। भारत की जो सीमाएं लगती हैं, किन किन देशों से लगती हैं, ये हम लोग बात करने वाले हैं। और किसकी सबसे ज्यादा लंबी सीमा है, किसकी छोटी सीमा है, एकदम विस्तार से बात करेंगे। चलिए, तो भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों उत्तर में, कौन कौन से देश हैं? देखिए, चीन, नेपाल, ये कहां पर है? ये उत्तर में। चीन नेपाल कहां पर? उत्तर में। मैप भी देखते जाइए। देखिए, ये चीन है, ये नेपाल है, ये उत्तर में किससे लगती है? चीन नेपाल से। अब और उत्तर पश्चिम में ये वाला, ये इलाका कौन है? ये देखो, ये उत्तरी, ये उत्तर पश्चिम आ गया। ठीक है, चलिए, उत्तर पश्चिम में किससे लगती है? ये लगती है अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। इसके बाद आते हैं पूर्व में, बांग्लादेश, म्यांमार में। बांग्लादेश कहां पर है? और म्यांमार ये है। ठीक है, ये पूरा इलाका क्या है? म्यांमार है। ये एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं हम लोग अराकानियोमा। क्या है? अराकानियोमा। अराकानियोमा से ही भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, सॉरी, भारत और म्यांमार की सीमाएं अलग होती हैं। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। और उत्तर पूर्व में क्या है? भूटान है। ये उत्तर पूर्व में क्या है? भूटान है। पूरी तरह समझ में आ गई। इधर से देख लीजिए, 1 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7 देश। ठीक है, ये हमारे स्थलीय सीमा क्या है? पड़ोसी देश है। और निकट जलीय सीमा का पड़ोसी देश कौन है? हमारा श्रीलंका। पड़ोसी देश क्या है? श्रीलंका। ये जलीय सीमा साझा करता है
जो श्रीलंका है कैसी सीमा साझा करता है, जलीय सीमा। और इसके मध्य क्या है, मन्नार की खाड़ी भी बात हम लोग की है, क्या है, मन्नार की खाड़ी है। और यहीं पर एक जल डमरू है जिसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो पाक, जब पाक से पाकिस्तान में समझ लिएगा, ठीक है। तो पाक जल डमरू मध्य कहां पर है, भारत और श्रीलंका के मध्य है। कहां पर है, किस खाड़ी में, ये मन्नार खाड़ी के पास है। ठीक, अब देखते हैं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि इनके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की क्या है, प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के पास क्या है, दोनों मानव निर्मित और प्राकृतिक सीमा है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए, सभी के साथ हमारी क्या है, प्राकृतिक सीमा है। प्राकृतिक सीमा है मतलब कहीं नदी नदी की सीमा मान ली गई, कहीं कोई पर्वत की सीमा हम लोग मान लिए हैं, वैसी सीमा है। ठीक है, प्राकृतिक सीमा है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो जो सबसे ज्यादा सीमा साझा, क्वेश्चन पूछ लेता है ना, सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन है हमारे साथ, तो कौन है, यह है बांग्लादेश। कितना है, 4096 किलोमीटर ही, कितना है, 4096 किलोमीटर है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे अधिक तटीय सीमा से कम तटीय सीमा साझा करने वाले राज्यों का क्रम, तो एक शॉट में आपको याद हो जाएगा, देख लीजिए इधर बता दे रहे हैं आपको, एकदम सरल। क्या था, बचपन में बचपन में एमबीए करने का सपना था। बचपन में क्या था, एमबीए करने का सपना था। अरे मेरा नहीं था ये राज्यों का ट्रिक है, ठीक है ना। हाँ कैसे जी, आप जब एमबीए कर रहे थे तो ज्योग्राफी का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा। चलिए, बचपन में एमबीए, बी से यह है बांग्लादेश, सी से नेपाल है, अरे चीन है, सी से मैंने नेपाल कब हो गया, चीन है, पी से पाकिस्तान है, फिर है नेपाल है, फिर है म्यांमार है, फिर है भूटान है, फिर है अफगानिस्तान। अर्थात सबसे ज्यादा बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान, कितने, 106 किलोमीटर पे। अब बात समझ में आ गई ना, इतनी सीमा है। चलिए ठीक है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान, ये याद रखना। और सीक्वेंस पूछ रहे तो बांग्लादेश नंबर 1 पर, चीन दूसरे पर, पाकिस्तान तीसरे पर, चौथा नंबर पर नेपाल होगा। इतना सीक्वेंस आप याद करिए, ठीक है। ये देखिए सबकी सीमाएं दी भी गई है। बांग्लादेश के साथ सीमा 4096, फिर चाइना के साथ सीमा, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। चलिए नोट देखो, ये इंपॉर्टेंट है जो नोट लिखा है। ठीक है, नोट क्या लिखा है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, कौन है, लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर को कब, 31 अक्टूबर 2019 को काट करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर, दूसरा बना लद्दाख। ठीक है, और जिनकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगी हुई है। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए तो उनकी सीमाएं लगी हैं चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगी हैं। ठीक, अब आ जाए जो पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमा साझा करती हैं, उनके नाम क्या क्या है, क्या है, उनके नाम क्या क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो इसलिए हम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़े हैं कि जो आपको तकलीफ देगा, हर पॉइंट हमारे यहां आपको मिल जाएगा। देखिए
भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ लगी हुई क्या है, सीमाएं। कौन सीमा है? पहली है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा का पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा साझा करता है। अर्थात ये भारत के, कभी क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, मान लो पाकिस्तान अफगानिस्तान और नया है तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य भी डुरंड रेखा हम लोग साझा कर लेते हैं। ठीक, चलिए। तो डुरंड रेखा वर्तमान समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है। आजादी के पूर्व जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तब ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमा क्या कहलाती थी? वही डुरंड रेखा कहलाती थी। ठीक है ना, ये बात समझिएगा। मैकमोहन रेखा आपको पता है कि चीन और क्या है, भारत के साथ है। जो रेखा है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? यह है भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है रेखा है? यह रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण किसने किया था? सर रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा इन्होंने साझा की थी। ठीक, चलिए अब आते हैं भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि जो कौन कौन से भारत के जो राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देश अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा किन किन राज्यों के साथ मिलती है। ठीक है, तो पहला है पाकिस्तान। जो देश है पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी सीमाएं साझा होती हैं? तो पहला है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अर्थात कितने? 1 2 3 4 5। अर्थात पाकिस्तान के साथ हमारे 5 राज्यों की सीमाएं साझा करती है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, नाम न देकर केवल संख्या पूछ सकता है। तो पाकिस्तान के साथ 5 कौन कौन से हैं? किनारे वाले अर्थात जम्मू कश्मीर, फिर लगे हुए लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। ठीक है, फिर अगला है चीन। चीन के साथ कौन कौन से? लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इनकी गिनती कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। अर्थात चीन के साथ 6 राज्यों की सीमाएं साझा करती। ठीक है, अगला हो गया म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अर्थात म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा साझा होती। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। अर्थात बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं। अब आते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अर्थात यहां नेपाल के साथ 4 राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं। आते हैं भूटान की तरफ। भूटान में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अर्थात यहां पर भी 4 राज्यों की सीमाएं साझा होती। आई बात समझ में कि कौन कौन से जो अंतरराष्ट्रीय जो देश हैं वो हमारे राज्यों के साथ कौन कौन से सीमाएं साझा करते हैं। अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों से घिरे भारत के राज्य। ठीक है, जो हमारे राज्य हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे राज्यों को घेरे हुए हैं। पहले देखते हैं सिक्किम। सिक्किम आप देखे होंगे, देखिए मैं थोड़ा सा मैप बना दे रहा हूं। क्या सिक्किम और ऐसा आप देखे होंगे। देखो इधर आप देखे होंगे, इधर है नेपाल, इधर है भूटान, ऊपर है। देखो यदि मैप क्लियर होगा ना एकदम आसान हो जाएगा में। ठीक है, तो ये है नेपाल, चीन, भूटान। ये देखो आ गया एकदम सरल। जो मैप है ना, मैप की डिजाइन आप देखिए तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। अब आ गए हम लोग पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का पता है आपको, जो ये ऐसा इलाका है, ऐसे गया ना, ऐसे करके देखो जो पश्चिम बंगाल ऐसा गया है, तो आपको पता है इधर पूरा है बांग्लादेश। ठीक है, इधर नेपाल, इधर भूटान, वही है पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। आगे बात समझ चलिए। अब आता है लद्दाख। लद्दाख चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की सीमा साझा करता है। ठीक है, अब नोट देखना है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा है, याद रखिए त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से सीमा साझा करता है। एक बार क्वेश्चन आया था, मतलब पेट में ही आया था, बहुत पहले की बात में कर रहा हूं। चलिए
तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? किसी देश का नाम नहीं दिया, केवल यह दिया ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब देखो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा तो सिक्किम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है, तो कौन सा लगाएं? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वही एक दिया होगा, तो उसमें सिक्किम नहीं दिया होगा, सिक्किम में त्रिपुरा में एक देगा, ठीक है। ऐसा या ऐसा कौन सा राज्य है, अब देश का नाम दे देगा, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे 3 तरफ से, तो क्वेश्चन त्रिपुरा हो जाएगा। देखो ये पूरा बांग्लादेश है और ये त्रिपुरा वाला ये है, इधर से पूरा बांग्लादेश हुआ, तो ये पूरा बांग्लादेश आ गया, ये त्रिपुरा, इधर से ये मिजोरम से लगा हुआ इलाका होगा, ठीक है। अगला नोट, अफगानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू कश्मीर अर्थात जो पीओके वाला क्षेत्र है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर को स्पर्श करती है, जो कि अब भारत सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में केवल लद्दाख राज्य को स्पर्श करती है। इसलिए कहा जाता है ना कि जो पीओके वाला इलाका है वो साझा करता है, लेकिन ये राज्य के हिसाब से देखा जाए तो केवल राज्य जो नया भी मैप जारी किया गया है वो लद्दाख को टच करता हुआ इलाका है, ठीक है। अब देखिए ये है, तो भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। चलो, भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य, ये यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं? इनमें से पूर्व में कितने 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। यहाँ थोड़ा संशोधन कर लीजिए आप लोग। तो वर्तमान की जब बात करता हूं मैं तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, क्योंकि 9 तब हो गए थे जब आप देखेंगे जब राज्य कौन था, जम्मू कश्मीर को विलय करके अभी 2019 में जब उसको हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए तब 9 हो गए थे, लेकिन अब दादरा और नगर हवेली दमन दीप को मिलाकर अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो जो 9 संख्या थी अब वो क्या हो गई है, 8 हो गई है। आई बात समझ में? चलिए लिखा भी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को दिल्ली के समान विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एक नया केंद्र शासित प्रदेश राज्य लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए हैं। इस प्रकार भारत में कुल कितने 28 राज्य, ये 8 लग डालिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? देखो क्वेश्चन आ जाता है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से 5 सबसे बड़े राज्य, क्षेत्रफल पूछ सकता है, जनसंख्या पूछ सकता है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 5 बड़े राज्य कौन है? पहले नंबर पर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब यूपी का कौन सा नंबर है? यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से 4था नंबर है और जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 है। यूपी जनसंख्या में नंबर 1 है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 4था नंबर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य गठन के बाद आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होगा? 4था सबसे बड़ा राज्य बन गया है, 4था बड़ा राज्य था, अब हो गया 5वें नंबर पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, देखो सबसे बड़ा देख लिए, सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, लेकिन बड़ा राज्य कौन है? यूपी, बता दिया ना भी मैंने। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में यूपी है, लेकिन जनसंख्या छोटा है सिक्किम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन सबसे छोटा राज्य है गोवा, याद रखिए बात। राज्यों के प्रदेशों के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? यूटी में देखा जाए तो क्या है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा बनाने वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? ये यूपी है। ये भारत के 8 राज्यों एवं
केंद्र शासित प्रदेश कौन? दिल्ली के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है, जो निम्नलिखित है। देखो यूपी है, कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है? ऐसा यूपी स्पेशल में आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा से बढ़ा देते हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से राज्य। देखो इसलिए हम एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके एग्जाम में आए आपको जो छूटे, कभी नहीं छूटेगा। हमारी आप इंडियन ज्योग्राफी पूरी क्लास कर लेते हैं ना, आपको जो भी एग्जाम देंगे एकदम परफेक्ट होंगे। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वही नहीं, भारत का कोई भी एग्जाम देंगे, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो आपके नोट्स में होगा वो पॉइंट। यदि आप पढ़ के जाएंगे वो इंडियन ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होगा ना आपके नोट्स से ही होगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, तो यूपी के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? दिल्ली के साथ इसकी सीमा साझा होती है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? गुजरात का कच्छ है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं वो है गुजरात का कच्छ जिला। ठीक है, एवं सबसे छोटे जिले की बात करते हैं तो कौन है? पांडुचेरी का माहे जिला। पांडुचेरी का माहे जिला। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, चंडीगढ़ न केवल केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी भी है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा ना। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ 2 राज्यों की राजधानी भी है? तो कौन है? चंडीगढ़ है। ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। दादरा नगर हवेली में गुजरात राज्यों की सीमा स्थित है। इसके साथ पांडुचेरी 4 स्थानों पर अवस्थित है जो कि 3 राज्यों में विस्तृत बहुत से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है? आप कंफ्यूजन ये सा कौन सा है? तो कौन है? ये पांडुचेरी। जैसे उसका जो माहे राज्य है वो कहाँ है? केरल में है। जो माहे उसका जिला है, पांडुचेरी जो यूटी है उसका जो माहे जिला है वो केरल में स्थित है। जो पांडुचेरी एवं कराईकल है वो दोनों है तमिलनाडु में, और जो यनम है उसका जिला है वो है आंध्र प्रदेश में है। भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप हमारे देश के ही भाग हैं। अर्थात जो द्वीप समूह हमारे पास हैं वो हैं एक बंगाल खाड़ी में, अर्थात कभी कहते हैं पूर्वी साइड में है, एक पश्चिमी साइड के द्वीप है। पूर्व में है बंगाली खाड़ी में, पश्चिम में है लक्षद्वीप अर्थात अरब सागर में स्थित है। ये आज था भारत का परिचय। ये पूरी समरी मैंने आपको बताई कि भारत कहाँ लोकेटेड है, किस गोलार्ध में, किस अक्षांश में, समय से कैसे निकालते हैं, देशांतर कैसे होता है, अक्षांश कैसे होता है, गोलार्ध कौन से होते हैं, कर्क रेखा कौन सी, मकर रेखा कौन सी, कहाँ कहाँ से गुजरती है और मानक समय क्या है। ये पूरा आज था भारत के परिचय में। और कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ये था भारत का परिचय। अब जो इसके बाद भारत के परिचय शुरू हो गया, इसके बाद हम लोग भारत का भौतिक भूगोल की ओर, हम लोग जो भारत का भौतिक भूगोल चैप्टर है उसकी ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड लेक्चर में भारत के भौतिक भूगोल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।